So we will go ahead with next topic of course dual nature of radiation matter. वैसे एज आई टोल्ड यू कि आपके स्टेट बोर्ड में इस चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर होता है, लेकिन जेई नीट के लिए इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरेज। तो एक्सरे का जो पार्ट हमारा बाकी था वी विल कवर दैट। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले एक्सरेज, एज आई टोल्ड यू, मैंने पहले भी लेक्चर में बोला था कि जो एक्सरेज है ना, ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है मेड बाय साइंटिस्ट नेम एज रॉन्जन, इसलिए उसको रॉन्जन रेज भी बोलते हैं। तो डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉन्जन, हेंस आल्सो नोन एज रॉन्जन रेज या फिर एक्स रेज, क्योंकि जब ये डिटेक्शन हुआ तो रॉन्जन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली क्या है, विच टाइप ऑफ रेज आर दिस। तो जैसे हम मैथ्स में अननोन को एक्स बोल देते हैं, तो उसने बोल दिया एक्स रे, unknown rays. लेकिन because this discovery was made by Röntgen, hence they are also called as Röntgen rays. Then अब बेसिकली अगर मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, और डिस्चार्ज ट्यूब तुमको ऑलरेडी पता है, डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड विच इज नेगेटिव और एक होता है एनोड विच इज पॉजिटिव। अगर मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और अगर उस डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने बहुत लो प्रेशर कर दिया, लो प्रेशर का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट वैक्यूम। लो प्रेशर, आपको ये भी पता होना चाहिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है, कंटेनर है, एक ट्यूब है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग एंड व्हेन दे आर मूविंग दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर। और अगर लो प्रेशर की बात कर रहा हूँ, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, मतलब वैक्यूम होना चाहिए। तो अगर एज यू सी, when pressure inside a discharge tube is 10 raised to minus 3 mm of Hg, 10 raised to minus 3 mm of Hg is a very low pressure। लो प्रेशर का मतलब तुमने उस ट्यूब में से गैस निकाल लिया, मतलब वो ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है। तो बोलने का तरीका होता है वैक्यूम ट्यूब, मतलब बेसिकली देयर इज नो गैस। तो यहाँ पे गैस बहुत कम है, 10 raised to minus 3 mm of Hg। और वो जो दो प्लेट्स है, इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड, उन दोनों में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 25 किलो वोल्ट। ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट का डेटा है, लेकिन टू प्रोड्यूस एक्सरे यू कैन अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड वेरिंग बिटवीन 10 किलो वोल्ट टू 30 किलो वोल्ट। 10 किलो वोल्ट से 30 किलो वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस तुम अप्लाई कर सकते हो, हम देखेंगे आगे। गुड। तो व्हेन प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज 10 raised to minus 3 mm of Hg and potential difference of 25 kilovolt is applied, then some unknown radiations are emitted by the anode। तो एग्जैक्टली समझ लो हो क्या रहा है। एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर प्रेशर बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट वैक्यूम है, उसमें एक कैथोड है, एक एनोड है। अब जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ तो कैथोड से कुछ तो इमिट हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट होकर कहाँ जा रहे हैं? एनोड। मतलब दे आर बेसिकली हाई बीम, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, दे आर गेटिंग बम्बार्डेड ऑन एनोड। और एनोड से क्या इमिट हो रहा है? unknown radiations, X-rays। तो रिमेंबर इन दिस केस हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब था, उसमें एक कैथोड है, एक एनोड है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 25 किलो वोल्ट का है, 25,000 वोल्ट्स का है। कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाके बम्बार्ड हुए? एनोड पे। और एनोड में से क्या इमिट हुआ? एक्सरेज, अननोन रेडिएशन। गुड। देन तो एज आई टोल्ड यू हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस, तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बहुत सिंपल है। तो एक्सरे प्रोड्यूस करना है तो देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। नंबर 1 सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने अभी बोला टारगेट पे कौन जाके हिट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यू नीड टू हैव अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। गुड। नंबर 2 एन अरेंजमेंट टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको ये जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए वो एनोड के पास गए और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 25,000 वोल्ट। तो वो जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है टू हाई एनर्जीज। तो यू नीड टू हैव एन अरेंजमेंट टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। एंड नंबर 3 यू नीड टू हैव अ टारगेट जहां पे जाके इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होंगे और उस टारगेट में से क्या इमिट होगा? एक्सरे। और रिमेंबर जो टारगेट तुम यूज करने वाले हो वो कोई सादा टारगेट नहीं चलेगा, इट शुड बी बेसिकली हेवी एलिमेंट का। क्यों? और समझेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी चाहिए, समझेगा क्यों। और टारगेट ऑफ सुटेबल मटेरियल ऑफ हाई एटॉमिक वेट, एज आई टोल्ड यू, हेवी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। अभी पहली बात तो हाई एटॉमिक वेट क्यों? क्योंकि जब भी कोलिजन या स्कैटरिंग वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, तो जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन,
वो जब टारगेट को हिट करेगा तो बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वहाँ पे एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी है और न्यूक्लियस भी है, तो इंटरेक्शन होगा, कूलॉमिक इंटरेक्शन। तो कूलॉमिक इंटरेक्शन की वजह से जो टारगेट का एटम है वो अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट गो, इट शुड नॉट गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, इसलिए हाई एटॉमिक वेट। नंबर 2 वाई हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएगा 25,000 वोल्ट जो तुमने उसको एक्साइट किया, इट हैज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो हीट जनरेट करेगा। अगर हीट जनरेट करेगा और अगर जो टारगेट मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहा तो दैट टारगेट विल मेल्ट डाउन। तो वो मेल्टिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए यू नीड टू हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। पक्का पक्का। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑन द, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एक्सरेज। देन अभी ये जो मैंने आपको बताया कि 3 रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 यू नीड टू हैव अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 you need to have a arrangement which can excite electron to high voltages, high energy basically, and number 3 you need to have a target, right? तो कुलिच नाम का एक एक्सरे ट्यूब है, इसमें ये तीनों के तीनों तुमको दिखने को मिलेंगे। तो यू हैव अ कुलिच ट्यूब, तो इट कंसिस्ट ऑफ a highly evacuated glass tube, remember pressure should be very less, pressureless मतलब क्या होना चाहिए, वैक्यूम ट्यूब होना चाहिए। तो यू हैव हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब में क्या है, कैथोड एंड टारगेट। यहाँ पे कैथोड जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, टारगेट मतलब एनोड है जिस पे जाके ये इलेक्ट्रॉन हिट करने वाले हैं, राइट। देन द कैथोड कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, कैथोड जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है वो किसका बना हुआ है, टंगस्टन। इवन एनोड इज आल्सो मेड अप ऑफ टंगस्टन, देखोगे तुम एनोड इज आल्सो मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो रिमेंबर द टारगेट, इट्स मटेरियल ऑफ हाई एटॉमिक वेट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मेड अप ऑफ टंगस्टन और मोलिब्डेनम, राइट। अब ये क्यों यूज करते हैं टंगस्टन या मोलिब्डेनम, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस 3 थिंग्स, हाई एटॉमिक वेट, टंगस्टन इज हाई एटॉमिक वेट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये तो मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है, हम जो घर में बल्ब लगाते हैं ना, वो 15-20 रुपए का बल्ब मिलता है जो येलो लाइट देता है आपको, उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन फिलामेंट है, बेसिकली इट प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन हीटेड। तो जब तुम बटन चालू करते हो, करंट पास होता है उस टंगस्टन फिलामेंट में से, करंट की वजह से, रजिस्टर की वजह से हीट जनरेट होता है, और हीट की वजह से इट इमिट्स एनर्जी, और वो टेम्परेचर कोई कम नहीं होता, वो 100 डिग्री में जाता है वो टेम्परेचर, इसका मतलब टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो इवन मोलिब्डेनम इज आल्सो अ सब्सटेंस व्हिच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। अब ये जो टारगेट है, टारगेट, व्हाट इज द टारगेट हियर, टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम, इट इज एम्बेडेड इन अ कॉपर ब्लॉक। तो हमने क्या किया है, कॉपर का ब्लॉक लिया, उसमें हमने लगा दिया है। कॉपर का ब्लॉक क्यों लिया, यू नो, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ जाएगा, एनोड, एनोड जाएगा, और हमने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहिए, हाई। तो सामने वाला जो एनोड है, अगर मुझे हाई पोटेंशियल डिफरेंस देना है, तो रिमेंबर जो सामने वाला जो मटेरियल है, इट शुड हैव हाई कंडक्टिविटी, कॉपर का सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी होता है, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो अगर मुझे हाई एनर्जीज पे एक्सीलरेट करना है तो एनोड को मुझे हाई वोल्टेज पे डालना है, हाई वोल्टेज पे डालना है, तो सामने वाला मटेरियल, एनोड का मटेरियल, इट शुड बी ऑफ हाईली कंडक्टिंग। तो हमने किसका बना दिया, कॉपर। उस कॉपर ब्लॉक में क्या एम्बेड कर दिया, टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमिट हुआ, टंगस्टन फिलामेंट में से। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये गया तो कॉपर के पास, लेकिन कॉपर के ब्लॉक में क्या लगा के रखा था हमने, टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाके हिट किए, टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम। तो कॉपर क्यों यूज किया, कॉपर यूज किया जस्ट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू हाई एनर्जीज, बराबर, गुड। और ये जो टारगेट होता है ना, ये टारगेट हम इसको सीधा नहीं रखते, हम इसको 45 पे इंक्लाइन करते हैं, बताता हूँ क्यों। देखो इलेक्ट्रॉन आया कैथोड से, यहाँ पे कॉपर का ब्लॉक था, कॉपर के ब्लॉक पे मैंने टारगेट रखा है मोलिब्डेनम का या टंगस्टन का 45 डिग्री, इलेक्ट्रॉन आके हिट किया। अब यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस हुआ, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुआ वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो सिर्फ हम लोग बेसिक टेक्निक समझ रहे हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस एक्सरे थ्रू कोलिच ट्यूब, राइट। तो एक्सरे जो इमिट हुआ है, तो एक्सरे देखो, अगर मैंने इसको 45 रखा ना, तो एक्सरे ऐसे नीचे की तरफ आएगा, अगर मैंने इसको सीधा रखा होता तो एक्सरे सीधा जाता, क्योंकि हमको एक्सरे प्रोड्यूस करके उसको ट्यूब से बाहर भी तो निकालना है। तो ये 45 डिग्री का अरेंजमेंट सिर्फ एक्सरे को ट्यूब से बाहर निकालने के लिए। ओके, गुड। तो यू सी this is the arrangement of, it's just a schematic arrangement of Coolidge X-ray tube. As you can see, आपको दिख रहा है heated tungsten filament, so there is cathode,
और मैंने आपको बताया था वन ऑफ द लेक्चर्स में कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स का एक सब्सटेंस से इमिशन करवाते हो, देयर आर डिफरेंट वेज फ्रॉम विच यू कैन गेट इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ, मतलब फ्रॉम अ सरफेस। उसमें से एक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू इंसिडेंट फोटोन, और उस सरफेस से क्या इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेयर यू यूज फोटॉन्स फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है कि आप सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे ले जाओ एंड इट स्टार्ट्स इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसको तुम बोलते हो थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, थर्मियोनिक, क्योंकि देखो हीटेड टंक्शन फिलामेंट है, तो हम टंक्शन को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चालू कर देते हैं। तो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हेंस इट इज कॉल्ड एज थर्मियोनिक इमिशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैथोड है, मेटल ऑफ फंक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। देन एज आई टोल्ड यू कि ये कॉपर का एनोड है आपका। इसके अंदर क्या एम्बेडेड है, दिख रहा है छोटा सा पार्ट, दिस इज अ टारगेट, और टारगेट किसका बना हुआ है, तुम्हारा टंगस्टन। देखो क्या लिखा हुआ है, टंगस्टन टारगेट। पक्का। फिर मैंने आपको बोला था कि एनोड और कैथोड में यू हैव टू हैव अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाई वोल्टेज सोर्स, क्योंकि मैंने कॉपर से एक वायर लिया और एक कैथोड से लिया, राइट, और फिर यहाँ पे दोनों के बीच में मैंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। देन because of the high temperature of the cathode, electrons will be emitted, और क्योंकि सामने वाला एनोड है वो हायर वोल्टेजेस पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स will be accelerated to very high energies, और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाके बूम डायरेक्ट जाके किस पे हिट कर दिया, टंगस्टन टारगेट पे। और ये टंगस्टन टारगेट 45 डिग्री पे अलाइंड है, तो जो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ वो एक्सरे यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम हियर, राइट। तो तुम्हारा कभी अगर हड्डी वड्डी टूटा होगा, फ्रैक्चर हुआ होगा, फिर तुमको एक्सरे रूम में ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मतलब जो ऑपरेटर होता है वो रूम के बाहर जाता है, वो अंदर नहीं रुकता है। तुमको भी बोला जाता है कि तुम्हारे अगर पाँव का मैं फोटो निकाल रहा हूँ ना, तो जब मैं फोटो निकालूंगा तो बिल्कुल हिलना मत, क्योंकि एक्सेस आर रियली हार्मफुल। तो ऐसा वो बाहर जाके बटन दबाता है, कैसे आवाज आएगा, टिक हो गया। वो टिक जब किया ना, टिक, वो जब टिक किया तो इसका मतलब हाई वोल्टेज अप्लाई किया, और जैसे हाई वोल्टेज अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स आए, टारगेट पे हिट किए, वहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस हुए, वो बाहर आए, वो आपके पाँव हाथ जो भी फ्रैक्चर होगा उस पर इंसिडेंट हुए। एंड देन इसके नीचे एक फिल्म होता है जहाँ पे आपका वो हड्डी का पिक्चर बनता है। तो दिस इज वेयर यू गेट एक्सरेज कमिंग आउट एट दिस एंगल। गुड। देन अभी प्रोड्यूस कैसे हुआ एक्सरे, उसमें बाद में आऊंगा मैं, हम देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक्स। गुड। So you need to understand this is a basic, just a schematic that you need to have a cathode which will emit electrons. Then you have to have an evacuated envelope, evacuated tube. Then you need to have a target, tungsten target or molybdenum, which is basically embedded in a copper anode. And then you need to have a high voltage source. Then to be continued उसी में, the filament is heated by passing a current through it, मैंने अभी बताया। तो ये वर्किंग है, वर्किंग मैंने आपको अभी बता दिया। यू पास द करंट थ्रू टंगस्टन फिलामेंट, इट गेट्स हीटेड अप, वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, थर्मल इमिशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए फिर वो एक्साइट होंगे। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अभी बोला था आपको, 10 किलो वोल्ट टू 80 किलो वोल्ट। 80 किलो वोल्ट तक हम नॉर्मली नहीं यूज करते, विद 10 to 30 हम लोग रखते हैं नॉर्मली। 80 किलो वोल्ट इज वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, यू कैन एक्चुअली चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, आपको कितना इंटेंसिटी चाहिए एक्सरे का, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 10 to 80 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तुमने टारगेट में और किसमें, कैथोड में। इट यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इमिटेड बाय द फिलामेंट। देन द स्ट्रीम ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड ऑन द टारगेट। इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहाँ पे हिट किए, और क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सरे। तो जस्ट अ मिनट, ओके, डन। अब ये जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से, इसका इंटेंसिटी कंट्रोल करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। हाउ डू यू कंट्रोल इंटेंसिटी, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन तुम एक्सरे को क्या पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, तुमको इंटेंसिटी एक्सरे का ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। हम जो फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे यूज करते हैं ना, वो कम इंटेंसिटी होता है, इट कैन नॉट बी वेरी हाई इंटेंसिटी। तो अभी इंटेंसिटी कैसे कंट्रोल करोगे, लॉजिकली सोचो, एक्सरे क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके बम्बार्ड हुए। अगर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे तो एक्सरे भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, मतलब इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को ही कंट्रोल कर लेता हूँ, कम इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हुए तो एक्सरे भी कम प्रोड्यूस हुए,
मतलब इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिटिंग द टारगेट। फिर एक काम करो ना, इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, टंगस्टन फिलामेंट से, कैथोड से, और वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने इधर करंट कम किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम आए, कम इलेक्ट्रॉन गए, मतलब इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कैथोड। कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट करंट। जितना करंट कम होगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होंगे तो कम एक्सरे प्रोड्यूस होंगे, सिंपल। देन यू आल्सो नीड टू नो अ पैरामीटर। बेसिकली एक्सरे का भी हम हर चीज का रियल लाइफ में क्वालिटी चेक करते हैं ना। आप मोबाइल फोन भी लेने जाते हो तो बोलते हो ये 5,000 का फोन है और ये सारे फीचर दूसरे फोन में 25,000 में मिलते हैं। एक चाइना का होगा, दूसरा भी मेड इन चाइना ही होगा लेकिन गुड क्वालिटी होगा, या तो मेड इन इंडिया भी होगा, अभी तो बनता है इंडिया में सब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्वालिटी। डेफिनेटली व्हेन बाइंग थिंग्स आप क्वालिटी चेक करते ही हो, इवन व्हेन यू बाय गो एंड बाय क्लोथ्स क्वालिटी चेक करके लोगे, राइट। तो यहाँ पे एक्सरे के भी हमको क्वालिटी चेक करना पड़ता है। तो क्वालिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड ऑन द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, कि एक्सरे कितने डेप्थ तक एक सब्सटेंस को पेनिट्रेट कर सकता है। वैसे तो हाई एनर्जेटिक है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस से पेनिट्रेट कर ही जाता है। तो क्वालिटी, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी या फिर पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, तो एक्सरे का क्वालिटी इज डिसाइडेड बाय द पेनिट्रेशन पावर, वो कितने डेप्थ तक जा पाएगा। सो quality of X-ray implies a penetrating power of X-rays, which can be controlled by varying the potential difference। मैंने अभी आपको बोला था 10 किलो वोल्ट भी लगा सकते हो, 20 भी लगा सकते हो, 25 लगा सकते हो, 30 लगा सकते हो, 80 भी कर सकते हो। 80 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तब यूज करोगे जब तुमको एक्सरे का पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई चाहिए। यू मे नीड एट सर्टन प्लेसेस की एक्सरे शुड पेनिट्रेट, कोई एक मेटल ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक से भी तुमको पास करवाना है एक्सरे को, तो फिर तुमको एक्सरे का पेनिट्रेशन पावर हाई चाहिए। एक्सरे का पेनिट्रेशन पावर हाई करने के लिए तुमको पोटेंशियल डिफरेंस हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दे शुड बी एट वेरी हाई एनर्जी। जितना एनर्जी हाई होगा उतना एक्सरे ज़्यादा एनर्जी का प्रोड्यूस होगा, जितना एक्सरे का एनर्जी ज़्यादा होगा उतना पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगा। तो रिमेंबर, quality of X-ray implies the penetrating power of X-rays which can be controlled by varying the potential difference between the cathode and the target. Okay, then अब depending on the penetration power या depending on the quality of X-ray, X-rays are divided into two categories, hard X-ray and soft X-ray। यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट का मतलब वो नहीं है मटेरियल लिया आ रही है, हार्ड मटेरियल है। यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट एक्सरेज का जो मतलब है इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन पावर है। द एक्सरेज विच हैव हाई पेनिट्रेशन पावर आर नोन एज हार्ड एक्सरेज, एंड द एक्सरे विच हैव लेस पेनिट्रेशन पावर दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट एक्सरेज, राइट। तो हार्ड एक्सरेज मोर पेनिट्रेशन पावर, सॉफ्ट एक्सरेज लेस पेनिट्रेशन पावर। देन ये जो हार्ड एक्सरे है ना, इसका फ्रीक्वेंसी भी हाई होता है 10⁻19 हर्ट्ज, और सॉफ्ट का 10⁻16 के आसपास होता है, तो उनका फ्रीक्वेंसी भी कम है। और ये याद रख रहे हैं नंबर, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया है। तो हार्ड एक्सरे का फ्रीक्वेंसी 10⁻19 हर्ट्ज है और सॉफ्ट का 10⁻16। अगर फ्रीक्वेंसी में 10⁻3 का डिफरेंस है तो वेवलेंथ में भी 10⁻3 का डिफरेंस लगभग आएगा। 10⁻2 या 3 का डिफरेंस आएगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, पक्का। तो अगर हार्ड एक्सरे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। देखो क्या लिखा है, लेसर वेवलेंथ रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 4 एंगस्ट्रॉम तक, पक्का। और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, मोर वेवलेंथ, सॉरी इसका वेवलेंथ कितना है, ज़्यादा है, मोर वेवलेंथ फ्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। और ये जो टेबल है मैंने इसलिए दिया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें तुमको पता था कि हार्ड एक्सरे का वेवलेंथ फाइंड करो, इधर ही बता दिया, तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू ऑलरेडी नो दिस। तो मोर फ्रीक्वेंसी मतलब लेस वेवलेंथ, 10⁻19 हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी है तो जो वेवलेंथ रेंज है वो 0.1 से लेके 4 एंगस्ट्रॉम तक का है। और अगर सॉफ्ट एक्सरे है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। वैसे मैंने आपको बोला था कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके
स्पेक्ट्रम का एक पूरा फोटो डाल दूंगा, किसी ने रिमाइंड नहीं करवाया आज करवा दो। कम से कम अभी तुमको ध्यान में आ गया कि 100 एंगस्ट्रॉम तक तो एक्सरे होता है। 100 एंगस्ट्रॉम तक जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, एक्सरे। अल्ट्रावायलेट इसके ऊपर चालू होता है, 3000 से कम, लेकिन 100 से ऊपर। फिक्स बाउंड्री नहीं होती उसकी, यू डोंट हैव अ फिक्स बाउंड्री कि हाँ इतना रहा तो अल्ट्रावायलेट, उतना रहा तो एक्सरे। इट्स मोर और लेस रफ बाउंड्रीज। तो 100 एंगस्ट्रॉम तक कौन है, सॉफ्ट एक्सरे है। गुड। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। अभी मैंने बोला आपको कि पेनिट्रेशन पावर डिसाइड करेगा कि कितना एक्सरे एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे तो जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी ज़्यादा है। तो जब एक्सरे किसी एक सब्सटेंस से पास हो रहा है और अगर एक्सरे हार्ड एक्सरे है, मतलब हाई पेनिट्रेशन पावर, तो ऐसा हो सकता है कि उसका एब्जॉर्प्शन लगभग नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, पास हो गया। पक्का, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वाज लेस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम लगाया मैंने, तो सॉफ्ट एक्सरे प्रोड्यूस हुआ। तो सॉफ्ट एक्सरे अगर मैंने एक सब्सटेंस के ऊपर, एक टारगेट के ऊपर इंसिडेंट कर दिए, तो कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरेज आर एब्जॉर्ब, बाकी क्या हो गए, एमर्ज हो गए, मतलब क्या हो गया, पास हो गए। तो ये I0 स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट एक्सरे इंटेंसिटी। तो जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे था ब्लॉक पे, इंसिडेंट कितना हुआ, I0, उसमें से एमर्ज कितना हुआ, I, बराबर। इंसिडेंट कितना हुआ, I0, एमर्ज कितना हुआ, I, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ, I माइनस I0 कि I0 माइनस I। अगर मैं बोलता हूँ कि 10 इंटेंसिटी इंसिडेंट हुआ, उसमें से 8 एमर्ज हुआ, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ, 2। तो कैसे निकाला तुमने, I0 माइनस I, सिंपल सी बात है। तो इंसिडेंट माइनस एमर्जेंट इज एब्जॉर्ब, राइट। लेकिन एब्जॉर्ब कितना हुआ, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ तो पहले तुम देख लो कि एमर्ज कितना हुआ। व्हाट इज द इंसिडेंट, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट एक्सरे, फॉर्मूला, it is I0 e raised to minus mu x. So the intensity of emergent X-ray, कितना एक्सरे पास हो गया, ट्रांसमिट हो गया, उसका इंटेंसिटी कितना है, I0 e raised to minus mu x। और फॉर्मूला याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं होती। I0 was the original intensity, क्योंकि कितना एमर्ज हुआ वो डेफिनेटली कितना इंसिडेंट हुआ उस पर डिपेंड करने ही वाला है, राइट। तो जितना इंसिडेंट हुआ उस पर तो डिपेंड करेगा ही ना, इंसिडेंट कितना हुआ, I0। और ई रेस टू माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो ये ब्लॉक से पास होने के बाद एक्सरे का इंटेंसिटी कम होगा कि बढ़ेगा, लॉजिकली सोचो, कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा ना, राइट। तो माइनस आएगा ना, कम हो रहा है, राइट। म्यू इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी ये नया चीज क्या आ गया, हर एक मटेरियल का एक्सरे को एब्जॉर्ब करने का अलग अलग कैपेसिटी होता है। So the capacity of a typical material to absorb X-ray is given by something called as coefficient of absorption mu, बराबर। अगर मैं मेटल ब्लॉक रखता हूँ, राइट, लेट अस से मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर का मेटल ब्लॉक है और मेरे पास 10 सेंटीमीटर का वुडन ब्लॉक है, दोनों को मैंने सेम इंटेंसिटी मार दिया, डेफिनेटली मेटल विल एब्जॉर्ब मोर कंपेयर टू वुड। तो ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। और एक्स क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, जिस स्लैब में से एक्सरे पास करवा रहे हो उसका थिकनेस क्या है, एक्स। तो ये इमरजेंट है, इंसिडेंट कितना था, I0, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ, I0 माइनस I0 e रेज टू माइनस म्यू एक्स। तो I0 क्या आ गया, कॉमन, तो 1 माइनस e रेज टू माइनस म्यू एक्स। देखो है क्या, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब एक्सरे इज I0 माइनस I। तो व्हाट इज I0 e रेज टू माइनस म्यू एक्स। I0 क्या कर लिया हमने, कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस e रेज टू माइनस म्यू एक्स, राइट। वेयर x is the thickness of absorbing material and mu is the coefficient of absorption. गुड, पक्का पक्का। अब एज आई टोल्ड यू कि मैंने आपको इन रियलिटी अभी तक बताया ही नहीं कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है। अब तक तो हमने बोला कि बस एक ट्यूब है, उसमें एक कैथोड है, उसमें एक एनोड है, एनोड कॉपर का है, उसमें एक टारगेट है मोलिब्डेनम का या फिर टंगस्टन का जो 45 पे है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए, वो हिट किए, एक्सरे प्रोड्यूस हुए। और एग्जैक्ट मैकेनिज्म एक्सरे प्रोड्यूस हुए कैसे, राइट, अब वो आप देखेंगे। अब हम लोग
एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुए जब ये बात करते हैं ना, तो पहले पता होना चाहिए कि हम एक्सरे को दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। अब मैं हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे की बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे डिफाइन होता है डिपेंडिंग ऑन द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे थ्रू एनी मटेरियल। एक सब्सटेंस में से कितना एक्सरे पास हो रहा है उस पे डिफाइन होता है हार्ड एक्सरे की सॉफ्ट एक्सरे। लेकिन जहां पे एक्सरे प्रोड्यूस होता है टारगेट से, जो टंक्शन का टारगेट था, या फिर इन सम केसेस निकेल भी यूज करते हैं, तो जहां पे एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन का जो टाइप है उस पे से दो क्लासिफिकेशन है। नंबर वन इज कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा इमेजिन बढ़ाओ, मैं डायग्राम तो दूंगा ही लेकिन यू हैव टू इमेजिन ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से आया कहाँ गए? टारगेट पे। टारगेट इज बेसिकली एज आई टोल्ड यू, उसका एटॉमिसिटी हाई है, हाई एटॉमिक वेट है मतलब, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। लेकिन अल्टीमेटली वो सरफेस जहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन हिट करने वाले हैं, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स में क्या होता है? न्यूक्लियस। और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया कैथोड से, और यहाँ टारगेट का एटम था। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, टारगेट के एटम में कौन है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? डिफ्लेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन अब तक सीधा चल के आ रहा था, स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, अब उसका पाथ जो है वो चेंज होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट। तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन जब होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। याद है क्या? सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जब हो, जब भी चार्ज पार्टिकल का रिटार्डेशन हो, तो क्या इमिट होता है? कल ही बताया था मैंने, एनर्जी इमिट होता है, राइट। तो अभी हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट मेटल पे जाके हिट करने वाले थे, और टारगेट मेटल में है एटम्स, उस एटम में है न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस और वो इलेक्ट्रॉन का हुआ इंटरेक्शन, उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन सीधा रहा था वो हुआ डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ तो रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन हुआ तो चार्ज पार्टिकल का रिटार्डेशन अगर होता है तो वो क्या इमिट करता है? एनर्जी। बस वही एनर्जी एक्सरे है, उसको बोलते हो कंटिन्यूअस एक्सरे। So as an electron passes close to the positive nucleus of the atom, target atom, the electron is deflected from its path as shown in figure. तो यहाँ पे डायग्राम आएगा आपका, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन आया, और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से उसका इंटरेक्शन होने की वजह से उसका पाथ चेंज हुआ, और जब पाथ चेंज हुआ तो रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन हुआ तो क्या इमिट हुआ? एक्सरे फोटोन। So this results in retardation, मतलब de-acceleration of electron. The loss in energy of the electron during de-acceleration is emitted in the form of X-ray, और ये बन जाता है आपका continuous X-ray. The X-ray photons emitted form continuous X-ray spectrum. Continuous, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन जब तक बहुत दूर है तब तक उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, जैसे जैसे पास में आएगा, राइट, तो वैसे वैसे इंटरेक्शन का फोर्स बढ़ेगा। रिमेंबर, कूलम्बिक फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो रिटार्डेशन ज़्यादा होगा, रिटार्डेशन जैसे जैसे ज़्यादा होगा वैसे वैसे फोटॉन्स इमिट होंगे, और ये फोटॉन्स, कौन से फोटॉन्स? एक्सरे फोटॉन्स, ये कंटिन्यूसली इमिट हो रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता, अरे एक बार का ले ले यार, क्या बार बार में, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे उसका स्पीड कम होगा वैसे 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 एनर्जी इमिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट इट्स कर्व पाथ, पूरे के पूरे कर्वेचर पे जब तक इलेक्ट्रॉन है, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तब तक वो एनर्जी इमिट करता रहने वाला है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। पक्का? इसको फिर हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज, क्योंकि एक्सरे आर कमिंग कंटिन्यूस। अब ये जो एक्सरे हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, अभी एक्सरे तो फोटोन है, और फोटोन में क्या होता है? वेवलेंथ, और फोटोन का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो हमको मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है। और ये जो इक्वेशन तुमको मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में आ गए, और ये फॉर्मूला याद होगा ना, एक स्टेप में आंसर आएगा, एक स्टेप। कितने स्टेप? वन स्टेप। पक्का? तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन आया, क्या लाया? काइनेटिक एनर्जी लाया, हाफ एम वी स्क्वायर। किसने दिया? पोटेंशियल डिफरेंस ने दिया। याद है क्या? इलेक्ट्रॉन को जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हो तो इलेक्ट्रॉन पे वर्क होता है, और उस वर्क की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्साइट होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या गेन करता है? काइनेटिक एनर्जी, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन तुमको याद है क्या? यही वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या है? ई है, तो ई इनटू ई। तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
कैथोड से जो निकला इलेक्ट्रॉन उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर किसने दिया? पोटेंशियल डिफरेंस ने दिया, क्योंकि दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस था और वो कितना है? E इंटू वी। बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? राइट। और इसी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? क्या बन गया? एक्सरे बन गया, है ना? तो अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन जितना भी एनर्जी लाया था पूरा का पूरा एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया? फोटोन बन गया। फोटोन एनर्जी क्या होगा? H nu। तो H nu max। पर कंडीशन है इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग ऑल ऑफ इट्स एनर्जी। तो फिर if electron with kinetic energy ev या फिर with kinetic energy half mv square, if it is losing all the energy, so the photon emitted in the form of X-ray will have the maximum energy and that is h nu max। और अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम होगा। तो एच सी बाई लैम्डा मिनिमम, क्योंकि नो को क्या लिखते हो तुम? सी बाय लैम्डा, राइट? तो एच सी बाय लैम्डा, लेकिन नो क्या है? मैक्सिमम। तो फिर वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम। पक्का? तो यहाँ से तुम्हारा मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला बन गया ना? बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। ये देखो ई वी इक्वल टू क्या है? एच सी बाय लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम क्या हो गया? एच सी बाय ई वी। अगर मैं एच और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, कितनी थी वैल्यू है वैसे? 19.89 इंटू 10⁻⁻26, राइट? लेकिन वो जूल में था। अगर मैं ईवी में कन्वर्ट करूँ कि नीचे ईवी में है, राइट? तो जो मुझे फॉर्मूला मिलेगा फाइनल इन एंगस्ट्रॉम इज 1, मतलब 12,375 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वेवलेंथ किसमें आ रहा है आपका? एंगस्ट्रॉम में। पक्का? पर कंडीशन है एनर्जी इज इन ईवी। या तो फिर वोल्टेज, डायरेक्टली वोल्टेज सब्स्टिट्यूट कर देना। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, चलो बेटर ऑफ। लेट अस से हमारे पास कैथोड और एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में 10 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। कितना? 10 किलो वोल्ट। 10 किलो, व्हाट इज किलो? 10⁻3। तो टोटल कितना हो गया? 10⁻4। तो जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा? इधर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 10⁻4। ऊपर क्या है? 12375, 10⁻4, मतलब ऊपर लग जाएगा 1.2375 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम तक एक्सरे तो होता ही है ना? तो ये सॉफ्ट एक्सरे है कि हार्ड एक्सरे? सॉफ्ट है। मैंने तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा कि एक्सरे हार्ड है कि सॉफ्ट है। सिर्फ 10,000 लगाया तो 1.2 एंगस्ट्रॉम आया, और 1 से लेके 4 तक सॉफ्ट एक्सरे था। अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इमेजिन 100 किलो वोल्ट लगा दिया, 100 किलो वोल्ट, तो 10⁻5, 10⁻5, तो ऊपर 0.12 हो गया। तो कौन सा एक्सरे है? हार्ड एक्सरे। गुड। तो यहाँ से तुमको मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगा। तो मिनिमम वेवलेंथ मिल गया तो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड। तो व्हाट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? इजी, इट इज टू सिंपल। सिर्फ एच को इधर शिफ्ट कर दिया, तो इट इज ईवी बाय एच। तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस। अभी तो दूसरे टाइप पे आए नहीं हम लोग, अभी आएंगे इसके बाद। अगर मैं इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ प्लॉट करूं, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इमिटेड फ्रॉम एनोड, फ्रॉम द टारगेट, और वर्सेस द वेवलेंथ, अगर मैं प्लॉट करता हूँ, राइट? फिर अभी बोलोगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी करंट पे डिपेंड करता है, राइट? गुड। So remember, if I measure the plot of intensity versus wavelength, right, तो मुझे ऐसा ग्राफ मिलेगा एट 10 किलो वोल्ट, क्योंकि कंटिन्यूस है ना। मैंने अभी बोला एक्सरे कैसे मिट हो जाए? कंटिन्यूस। तो कर्व भी क्या चाहिए? कंटिन्यूस। नाउ इमेजिन मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो कर्व का नेचर तो सेम है, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी है, राइट? गुड। फिर मैंने वेवलेंथ, सॉरी, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा दिया तो 30 किलो वोल्ट पे, तो वापस नेचर सेम मिला, बराबर, राइट? सिर्फ शिफ्टेड है। और बाय द वे, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऐसा ही था, लेकिन वहाँ पे इमिशन इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर।
यहाँ पे emission is not because of the temperature of the body. बराबर. तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में भी सेम नेचर होता है कर्व का. जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो, नेचर ऑफ द ग्राफ रिमेन सेम, सिर्फ जो पीक है वो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ से तुमको मिलता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. The temperature at which the intensity peaks is inversely proportional to the wavelength. Good. ये था आपका पहले टाइप का एक्सरे, कंटिन्यूअस. इसको और एक नाम है जो मैंने लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये लिखा नहीं यहाँ पे, ब्रेमस्टलन. ब्रेमस्टलन का लिटरल मीनिंग होता है अप्लाइंग ब्रेक्स. अब जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उसका इंटरेक्शन हो रहा था किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ. किसके न्यूक्लियस के साथ? टारगेट के साथ. तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? रिटार्डेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन? डिक्रीज इन स्पीड. जब तुम गाड़ी को ब्रेक मारते हो तो क्या होता है? राइट. तो ये ब्रेमस्टलन वर्ड वहां से आता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी दे आर बेसिकली स्लोइंग डाउन. तो इसको हम लोग ब्रेमस्टलन भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे को. ये तुम्हारे लेवल पे वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन गलती से किसने डाल दिया तो पता होना चाहिए. ब्रेमस्टलन मतलब कौन? कंटिन्यूअस एक्सरे. कौन से? कंटिन्यूअस. अब इसमें और एक चीज हम ऐड करेंगे, दूसरे टाइप का एक्सरे जिसको तुम बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. अब इसमें होता क्या है? अब तक हमने ऐसा बोला, अब तक की स्टोरी ये है, एक कैथोड है, टंगस्टन फिलामेंट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाला है, एक एनोड है कॉपर का जिसमें हमने टारगेट को एम्बेड करके रखा है, इन दोनों में हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रॉन आए, एक्सेलेरेट हुए, टारगेट पे आए, और टारगेट पे जब इलेक्ट्रॉन्स आए तो हम अब तक सिर्फ बात कर रहे थे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द न्यूक्लियस ऑफ टारगेट. पक्का? लेकिन यू फॉरगॉट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होता है. तो पता है क्या होता है? वंस इन अ वाइल, बाय चांस, ये इलेक्ट्रॉन आया और वो टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो गया. जब ये इलेक्ट्रॉन आया कैथोड से और जब वो टारगेट के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो गया, तो उस इलेक्ट्रॉन ने अपना पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, बचा पूछा एनर्जी, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सरे के फॉर्म में ऑलरेडी लूज कर चुका है एनर्जी वो, है ना. जो कंटिन्यूअस एक्सरे था वो रिटार्डेशन की वजह से हो रहा था. इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो वो उसका स्लो डाउन हो रहा था, मोशन स्लो डाउन होने की वजह से, तो एनर्जी कुछ ना कुछ एनर्जी लूज हो गए हैं ऑलरेडी. जो पजा एनर्जी है वो कोलिजन में गया. किसका कोलिजन हुआ? इलेक्ट्रॉन के साथ. अब यहाँ पे होती है बहुत इंटरेस्टिंग चीज. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है. मतलब के शेल, पता है ना, 1 2 3 4 को क्या नाम देते हो? KLM. तो यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है आउटर शेल के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आउटर शेल के साथ कोलिजन हुआ तो अलग चीजें होती है, वो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर में देखेंगे, राइट. लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था इसका कोलिजन किसके साथ हुआ? इनर शेल्स के साथ. फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन K शेल, सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन L शेल, थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन M शेल. इमेजिन इलेक्ट्रॉन आया, कंटिन्यूअसली एक्सरे इमिट करते करते आया, जो बचा हुआ एनर्जी था वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन में गया. तो अगर पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने उसको कोलाइड कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था उसका एनर्जी ट्रांसफर होगा किसको? K शेल के इलेक्ट्रॉन को, पहले शेल के इलेक्ट्रॉन को. तो पहला शेल का इलेक्ट्रॉन गया, अपनी जगह से गया, बराबर. स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए कंडीशन क्या था? पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. आई एक्सपेक्ट तुम लोग 12th में हो, तुमको पता है कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पता है? 2n². पता है ना? n = 1 तो 2 × 1² is 2, n = 2 तो 2 × 2² that is 8, n = 3 तो 2 × 3² that is 18, then 2 × 4² is 32. तो अभी पहले ऑर्बिट में स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2. लेकिन एक तो गया ना, तो बचा कितने? 1. जब इलेक्ट्रॉन गया वो अपनी वैकेंसी बना के गया. उस वैकेंसी को तुम बोलते हो, एक नो पता क्या बोलते हो? होल. पॉजिटिवली चार्ज होल. पॉजिटिवली चार्ज क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया, तो ऐसा इमेजिन कर लेते कि पॉजिटिव होल बन गया. अब क्या होगा? अब एटम की स्टेबिलिटी के लिए ये क्राइटेरिया था कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब वो वैकेंसी को भरने के लिए ऊपर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करते हैं.
सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। तो ऊपर के शेल के इलेक्ट्रॉन मतलब एल से एम, सॉरी एल से के, एम से के, सेकेंड टू फर्स्ट, थर्ड टू फर्स्ट ट्रांजिशन होता है। और हमने अभी देखा था whenever electron makes a transition from higher orbit to lower orbit it emits photon energy। इस केस में वो फोटोन वो एनर्जी होता है एक्सरे, लेकिन ये कंटिन्यूस एक्सरे नहीं है, ये ब्रेमस्लन नहीं है। ब्रेमस्लन था बिकॉज ऑफ द स्लोइंग डाउन रिटार्डेशन। यहाँ पे जब एक वैकेंसी क्रिएट हुई इनर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिट से नीचे आया तो एक ही बार फोटोन मिला। जब तक दूसरा वैकेंसी जनरेट नहीं होता तुमको ये ट्रांजिशन मिलने वाला है क्या? नहीं, राइट। अब डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो कौन से शेल का इलेक्ट्रॉन गया, समझो पहले शेल का गया, राइट, तो ट्रांजिशन कहां से हुआ, 2 to 1 हुआ कि 3 to 1 हुआ कि 4 to 1 हुआ, राइट। नंबर 2, सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन गया, हो सकता है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था उसने सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। अब डिपेंड करेगा कि ट्रांजिशन 3 to 2 है कि 4 to 2 है। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसको तुम बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक। Few of the fast moving electrons having high velocity penetrate the surface atoms of the target material and knock out the tightly bound electrons even from the innermost shell of the atom. Innermost shell, first, second, third, K, L, M, right? Then, now when the electron is knocked out, a vacancy is created at that place. To fill this vacancy, electrons from higher shell jump to fill the created vacancy. We know that when an electron jumps from a higher energy orbit, let us say E1 to lower orbit E2, higher orbit E1 to lower orbit E2, तो कितना एनर्जी रेडिएट होगा? E1 माइनस E2। तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम बोलो हायर ऑर्बिट E2 टू लोअर ऑर्बिट E1, तो E2 माइनस E2, इट्स जस्ट द नेम। मैं बोल देता हूँ हायर ऑर्बिट N, लोअर ऑर्बिट P, तो En माइनस EP। पक्का? गुड। नोटेशन का पार्ट है, हर किसका अपना अपना, डजंट मैटर रियली। Thus this energy difference, मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप किया, this energy difference is radiated in the form of X-ray, right, of very small but definite wavelength, which depends upon the target material। यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का। The X-ray spectrum consists of sharp lines and is called as characteristic X-ray। Sharp line, ट्रांजिशन हुआ, एक ही वेवलेंथ मिला, फिर नहीं मिला, फिर अगला ट्रांजिशन हुआ तब मिला, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये लाइन के फॉर्म में होता है। मैंने कल बताया था आपको लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम याद है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में तुम्हारे पास कंटिन्यूअस एनर्जी आता है और लाइन स्पेक्ट्रम एनर्जी आता है फिर नहीं आता है, फिर आता है फिर नहीं आता है, ऐसा चलता रहता है। और कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोला है? क्योंकि अगर मैंने टारगेट मॉलिब्डेनम लिया है तो मुझे ये जो लाइन्स है ना ये अलग अलग जगह पे मिलने वाली है, अलग अलग वेवलेंथ की मिलने वाली है। मैंने अगर टारगेट निकल का लिया तो अलग वेवलेंथ का मिलने वाला है, मैंने अगर टारगेट ये लिया टंगस्टन तो अलग वेवलेंथ मिलने वाला है, राइट। गुड। क्यों? यस, इट डिपेंड्स ऑन द टारगेट एटम। फिर के एल एम सीरीज क्या है? बहुत सिंपल है। अगर लोअर इनर मोस्ट ऑर्बिट विच इज n इक्वल टू 1, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के टर्म्स में है और ये तुम्हारा शेल का नॉमेनक्लेचर है। n इक्वल टू 1 मतलब k, 2 मतलब L, 3 मतलब M, so on so forth, and फिर 4th मतलब N, 5th मतलब O, K L M N O। इमेजिन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था उसने ना इनर मोस्ट शेल, पहले शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, मतलब K शेल के इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, तो वैकेंसी क्रिएट कहाँ हुआ? K शेल में। अब वो वैकेंसी को फिल करने के लिए n इक्वल टू 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? K शेल पे। K शेल पे ट्रांजिशन कहाँ से हो सकता है? L से हो सकता है, M से हो सकता है, N से हो सकता है। अगर L से हुआ मतलब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट ट्रांजिशन हुआ, राइट, तो L से कहाँ पे हुआ? K पे, इसको बोलते हो K अल्फा लाइन। और साइंस में अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट लाइन होता है उसको अल्फा लाइन बोलते हो, सेकंड को बोलते हो बीटा, तीसरे को बोलते हो गामा और चौथे को बोलते हो डेल्टा। तो जब L to M हुआ मतलब 2 to 1 ट्रांजिशन हुआ है तो K अल्फा,
जब 3 to 1 हुआ तो मतलब M2K हुआ तो बीटा, तो वो लाइन कौन सा हो गया, K बीटा। जब 4 to 1 हुआ मतलब N2K हुआ तो कौन है, K गामा, तो क्या बन गया, K सीरीज। क्या बन गया ये, K सीरीज। पक्का पक्का, गुड। अब इमेजिन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था उसने सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, तो वैकेंसी कहाँ बना, सेकेंड ऑर्बिट मतलब कौन से शेल में बना, एल। और ट्रांजिशन कहाँ से होगा, 3 to 2 मतलब M2L, बराबर। इसको बोलते हो एल अल्फा। क्या बोलते हैं इसको, एल अल्फा। अगर ट्रांजिशन हुआ फॉर एग्जांपल 4 to 2 मतलब एन से एल, तो इसको बोलते हो के बीटा। अगर ट्रांजिशन हुआ 5 to 2 मतलब ओ से एल, तो इसको बोलते हो एल गामा। ये क्या बन गया, एल सीरीज। और ऐसा ही कुछ तुम देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम उसमें भी बनता है लिमेन बाद में पार्शियल ब्रैकेट फुंड, एल बी पी बी पी, लिमेन बाद में पार्शियल ब्रैकेट फुंड। ऐसा ही कुछ, यही नहीं ऐसा ही कुछ, पक्का। वहां पे कैसे सीरीज बनती है, लिमेन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, राइट। अब अगर इमेजिन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था, अगर उसमें टारगेट एटम के तीसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकाला होता, थर्ड को नॉकआउट किया होता, थर्ड को, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, 4 to 3, 5 to 3, सो ऑन सो फोर्थ। थर्ड मतलब कौन, कौन सा लेवल, कौन सा शेल, एम। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, एन टू एम या फिर ओ टू एम, तो एम अल्फा और एम बीटा। बस इसके ऊपर ट्रांजिशन होते भी है तो वो एक्सरे नहीं होता है, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल होता है। तो तुम्हारा एक्सरे यहाँ पे खत्म हो गया, तो यू हैव 3 सीरीज, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज। ओके, गुड, श्योर, गुड। देन अभी हमको ये जो ट्रांजिशन हुए, हर एक ट्रांजिशन में क्या इमिट हुआ, फोटॉन। और फोटॉन के पास क्या होता है, वेवलेंथ, और क्या होता है, एनर्जी। तो बस फाइंड कर लो एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मैंने एक पूरा टेबल ही बना के छोड़ दिया आपके लिए, सो दैट यू डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वैसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये फोटॉन है, फोटॉन का एनर्जी क्या होता है, एच नो। और बोहर का तीसरा पोस्टुलेट क्या बताता है, जब हायर ऑर्बिट से ट्रांजिशन और लोअर ऑर्बिट पे, तो जो डिफरेंस इन एनर्जी होता है बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, दैट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। याद है क्या, ई एन माइनस ई पी इक्वल्स टू एच नो। अब मुझे लॉजिकली बताओ, मैंने यहाँ पे सीरीज लिखा है और यहाँ पे ट्रांजिशन लिखा है, यहाँ पे एनर्जी लिखा है, यहाँ पे वेवलेंथ लिखा है। ये के सीरीज का पहला लाइन है, के सीरीज मतलब कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, 1 1 मतलब कौन सा शेल, के शेल। पहला लाइन जो था वो 2 to 1 था, 2 to 1 मतलब कौन था, L2K। तो लिखा है क्या इधर, L2K 2 to 1, बराबर। L2K 2 to 1, तो L ऑर्बिट से K ऑर्बिट, तो क्या लिखोगे, E2 माइनस E1, लेकिन व्हाट इज 2, L, तो EN माइनस EK इक्वल टू क्या, H नो, बराबर ना। लेकिन ये लाइन का नाम क्या था, के अल्फा, तो मैंने क्या लिखा, H नो के अल्फा। सिर्फ नोटेशन चेंज करने से फिजिक्स थोड़ी चेंज होने वाला है, फिजिक्स तो वही है। अब एक बात बताओ, व्हाट इज नो, सी बाय लैम्डा, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, सी बाय लैम्डा, बराबर। तो लैम्डा क्या आएगा, एच सी अपॉन ई एल माइनस ई के, तो वहां क्या लिखा है फिर, एच सी अपॉन ई एल माइनस ई के, वेवलेंथ। और अगर मैं एच सी की वैल्यू डालूं, और रिमेंबर एनर्जी को अगर मैं ईवी में काउंट करूं, तो 1 2 3 7 5 याद आ रहा है क्या, ये नंबर अभी देखा था, अपॉन ई एल माइनस ई के, बट कंडीशन इज ई एल माइनस ई के इज मेजर्ड इन ईवी, इन ईवी, तब जाके आंसर किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम। नहीं तो एच सी की वैल्यू क्या लिखोगे, 19.89 into 10⁻⁻26, राइट। अगर एनर्जी जूल में है तो, राइट, अगर एनर्जी ईवी में है तो 1 2 3 7 5, तो एच सी के दो वैल्यूज है अब, 19.89 into 10⁻⁻26। अगर एनर्जी किस में है, जूल में। अगर एनर्जी ईवी में है तो बस कन्वर्जन फैक्टर करके क्या आ गया, 1 2 3 7 5। अगर के बीटा लाइन होता तो 3 to 1, थर्ड सेल का नाम क्या था, एम, M2K, तो देखो M2K 3 to K बीटा, सेम फॉर्मूला, राइट। अगर एल अल्फा होता तो एल अल्फा 3 to 2, 3 से 2, यस, श्योर, एल अल्फा इज 3 to 2, 3 to 2, M2L, तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका, सिंपल, डन।
गुड। अभी जैसे हमने इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ देखा था, वो सिर्फ कंटिन्यूअस का देखा था, कंटिन्यूअस। अब थोड़ा सा मैं कंटिन्यूअस और एक्सरे को कंबाइन करता हूँ। देखो ऐसा है, कंटिन्यूअस मतलब ब्रेनस्टॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, रिटार्ड हो रहा है, एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट हो रहा है, राइट, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कैरेक्टरिस्टिक कब मिलेगा? जब स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो, किसके साथ? टारगेट एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो। तो जब कोलिजन होगा तो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? नॉकआउट। और वो वैकेंसी को फिल करने के ट्रांजिशन कहाँ से होंगे? ऊपर से नीचे के ऑर्बिट पे। हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ, लेकिन ये हमेशा थोड़ी होता है, कभी कभी होता है। मतलब तुमको हमेशा क्या मिलने वाला है? कंटिन्यूअस। और कभी कभी क्या मिलने वाला है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंटिन्यूअस के ऊपर सींग लगा दो, सींग। मैं याद रखने के लिए बोलता हूँ मैं, ऐसा वाला सींग लगा दो मतलब क्या? कुछ नहीं है। देखो ये कंटिन्यूअस था ना तुम्हारा, ऐसा वाला कर्व याद आ रहा है कि ये कौन था? ये कौन था? कंटिन्यूअस नहीं याद आ रहा? कैसे चलेगा? अभी बताया मैंने, ये देखो, ये है क्या ऐसा? कंटिन्यूअस। अभी कंटिन्यूअस के साथ साथ जब जब इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए, तो फिर ऊपर से नीचे ट्रांजिशन हो रहे हैं ना, तो ट्रांजिशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? के अल्फा, के बीटा। ये कौन सा सीरीज है? के सीरीज। एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, ये कौन सा सीरीज है? एल सीरीज। तो ये तुम्हारा पूरा पिक्चर है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक लाइंस है और ये कौन है? कंटिन्यूअस पार्ट है। तो कंटिन्यूअस के साथ साथ अभी तुम क्या प्लॉट कर रहे हो साथ में? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तुम्हारा ओवरऑल ग्राफ, इंटेंसिटी वेवलेंथ ग्राफ। अब मोजलेस लॉ, इस पे भी क्वेश्चन आया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो थोड़ा डायग्राम देख लो, मैं डायग्राम पे बाद में आऊँगा वापस से। तो देख लो, वैसे मिस प्रिंट है यहाँ पे के अल्फा होना चाहिए था, ये के बीटा होना चाहिए था, वो के लैम्डा प्रिंट हो गया, डजंट मैटर। ओके, रिमेंबर दिस इज के अल्फा, दिस इज के अल्फा। Moseley studied the characteristic X-ray spectrum of a number of heavy elements and concluded that the spectra of different elements are very similar. With increasing atomic number, the spectral line merely shift towards higher frequencies. पहले पूरा ये बोलना क्या चाहता है वो समझना जरूरी है। मोजली ने क्या किया? उसने स्टडी किया किसका? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का, कंटिन्यूअस का नहीं। किसका? कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो जो सीरीज है के एल एम। तो उसने क्या किया? पहले एक टारगेट लिया, जैसे टंगस्टन, उसके सारे ऑब्जर्वेशन ले लिए, मतलब के अल्फा, के बीटा, सारे वेवलेंथ मेजर कर लिए, सारे फ्रिक्वेंसी मेजर कर लिए। के अल्फा कब होता है? 2 to 1। के बीटा कब होता है? 3 to 1। तो टंगस्टन के लिए वो मेजरमेंट करके वेवलेंथ निकाल के फ्रीक्वेंसी निकाल के रख दिए। अब उसने टारगेट टंगस्टन हटाया, मॉलिब्डेनम लिया। फिर मॉलिब्डेनम के लिए भी सेम किया, के अल्फा और के बीटा के फ्रीक्वेंसीज मेजर किए। गुड। फिर उसने क्या किया? मॉलिब्डेनम भी हटा दिया, नया टारगेट लिया, निकेल, और चेक किया कि निकेल के लिए के अल्फा, के बीटा, ये जो ट्रांजिशन है वो कौन सा फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, राइट। और उसने क्या किया? एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया विथ अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। पक्का? गुड। और व्हाट ही गॉट इज द सेम नेचर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम जो है वो वैसा ही दिख रहा है, सेम दिख रहा है, सिमिलर है। सिर्फ पता क्या हो रहा है? ये जो लाइन्स है ना, लाइन्स, ये के अल्फा के बीटा लाइन्स, या फिर ये एल अल्फा एल बीटा गामा, सिर्फ ये इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, मटेरियल टू मटेरियल। नेचर सेम है, सिर्फ यहाँ वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। और उसने ये सारे मटेरियल्स के लिए जो डेटा कलेक्ट किया था उसको ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर दिया। अब एक बात बताओ, ये ग्राफ देख के बताओ जरा मेरे को। डू यू सी दीज आर स्ट्रेट लाइन्स? यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? y इक्वल्स टू mx प्लस c। y कौन है? रूट v, रूट नू, फ्रीक्वेंसी है वो। x कौन है? z। तो यू शुड गेट रूट नो इक्वल टू समथिंग इनटू z। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, तो मिला ना फिर। रूट नो मतलब y इक्वल टू समथिंग मतलब स्लोप a, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इनटू इनटू एक्स एक्सिस। कौन है एक्स एक्सिस? z। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? z माइनस बी। अभी माइनस बी क्यों लिखा हो उस पर आता हूँ मैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं?
है। तो मिला ना, एक स्ट्रेट लाइन मिला ना, तो यहाँ से प्लॉट कर दिया। ये बी बताता हूँ क्या है। पहले तो समझ लो नू कौन है, कौन है नू, फ्रीक्वेंसी। तो वाई एक्सिस कौन है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट, गुड। देन जेड कौन है, एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। उसके बाद ये ए कौन है, ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो स्लोप का काम कर रहा है यहाँ पे, y इक्वल टू mx फॉर्म है तो। देन ये बी को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इस पे आता हूँ मैं इस पे आता हूँ। व्हाट इज बी कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। नाउ ये इक्वेशन था, ये जो बी है इसकी वैल्यू सीरीज टू सीरीज चेंज होती है। तो बी की वैल्यू के सीरीज के लिए आती है 1, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुमको लगने वाला है के अल्फा के बीटा के गामा यूज किया, तो इस इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या जाएगी, 1। और अगर एल सीरीज है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7.4। ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे, जो ग्राफ था, उसमें से वैल्यू फाइंड की है। तो ये बी जो है ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इंपेरिकल वैल्यू है, प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, राइट। और अगर एम सीरीज है तो क्या वैल्यू आएगी, 19.2। ये नहीं पता होगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, गए देखोगे, और मैंने जानबूझ के सेट में इंक्लूड किए वो क्वेश्चंस, राइट। और ये जो z माइनस बी है, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर में से तुम कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हो, तो उसको क्या बोल देंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। डन, पक्का, गुड। तो यहां तक आपका थ्योरी पार्ट हो गया खत्म। तो दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट ऑफ एक्सरेज। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। तो इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी है। An X-ray tube is operated at 50 kilovolt. कितने किलोवोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हो, 50 किलोवोल्ट। The minimum wavelength produced is, अभी तुमको मैंने बताया था, अभी you know what is the formula of minimum wavelength, 12375 angstrom upon क्या, वोल्टेज। अभी देखा ना, अभी 12375 अपॉन 50 किलो वोल्ट। 50 किलो वोल्ट को ऐसा लिखूं क्या, 5 to 10⁴, 15 to 10⁻³ मतलब 5 to 10⁴। डोंट वरी, आई गिव यू टाइम टू राइट डाउन, अभी फिलहाल यहाँ ध्यान दो, बाकी सब बातें बाद में होती रहेगी आपकी। एंगस्ट्रॉम, श्योर, गुड। अब ये जो है, ये जो 10⁴ है, ये सिर्फ एडजस्टिंग, मतलब ये सिर्फ डेसिमल को एडजस्ट करेगा। ऊपर जाके क्या होगा, -4, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 1.2375/5। और एक काम करना, हमेशा नीचे 5 हो ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, करते हैं। तो नीचे बन गया 10, नीचे हुआ कि नहीं 10, यस। अब नीचे 10 आया तो डेसिमल और एक से शिफ्ट होगा, नीचे 10 हो गया तो डेसिमल और एक से शिफ्ट हुआ, तो 0.12375 इंटू 2। अब ये 3 डिजिट्स छोड़ दो, भूल जाओ इसको, भूल गए। 0.12 डाउन कितना होता है, 0.24, आसपास देखो क्या है, 0.25 एंगस्ट्रॉम। डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। In producing X-ray, a beam of electrons excited by a potential difference V is made to strike a metal target. For what value of voltage X-rays will have the lowest wavelength of 0.3094? पिछले केस में पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, वेवलेंथ पूछा था। अभी वेवलेंथ दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो वही फॉर्मूला यूज होगा। तो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 12375 एंगस्ट्रॉम अपॉन वोल्टेज। और ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितने दी हुई है, 0.3094, बराबर, जानबूझ के दिए, बताता हूँ क्यों। और वो एंगस्ट्रॉम में कैंसिल करने वाला हूँ, तो ये जो एंगस्ट्रॉम था और इधर जो एंगस्ट्रॉम है वो हो जाएगा कैंसिल आउट, हो गया कैंसिल आउट, यस, कैंसिल हो गया। अभी एक काम करो, ये जो 0.3 है ना, ये पॉइंट तो 2 हटाओ, 1 मिनट के लिए हटाओ। मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या, 3094 इक्वल टू, हाँ, इंटू 10⁻⁻⁴, ऑफ कोर्स आंसर आ गया, 40 किलो वोल्ट है, 10⁻⁴ इक्वल्स टू 12375 अपॉन बी। अच्छा, व्हाट इज 3 4 सा,
3 4 दा 12 what is 3000 4 दा 12000 roughly अप्रोक्सीमेटली ये v इधर आया 10⁻4 उधर गया उधर से ऊपर गया तो v इक्वल टू 4 इंटू 10⁻4 मतलब 40 इंटू 10⁻3 मतलब 40 किलो वोल्ट 40 किलो वोल्ट डन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन if the cathode anode potential difference in an X-ray tube be 10⁵ volt मतलब 100 किलो वोल्ट है वो then the maximum energy of X-ray photon will be सिंपल है मैक्सिमम एनर्जी पूछा है एनर्जी क्या होता है एच सी बाय लैम्डा तो लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम यस नो यस यस बराबर वेरी गुड लैम्डा मिनिमम फाइंड करो लैम्डा मिनिमम कैसे फाइंड करते हो अभी देखा था हाउ डू फाइंड लैम्डा मिनिमम 12375 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम ये फाइंड करके इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हो जाएगा हमारा काम तो सिंपल तो वो तो कुछ है ही नहीं वोल्टेज की वैल्यू 10⁵ है ऊपर 5 नंबर है मतलब कैसा कितना हेल्प कर और कितना हेल्प करेंगे ये लोग आपकी इसके ऊपर क्या ही कर सकते हैं तो ये 0.12375 एंगस्ट्रॉम भूलना नहीं एंगस्ट्रॉम 10⁻10 गुड वो एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम को जो है ना वो 10⁻10 इधर ही कर देता हूँ मैं 10⁻10 मीटर में आ गया क्योंकि आंसर जूल में दिया हुआ है 10⁻10 मीटर अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो देयरफॉर ई मैक्स और क्योंकि जूल में आंसर जूल में क्या नहीं एमईवी में ठीक है एमईवी में कर लेंगे कन्वर्ट कोई बात नहीं 10⁻1 आएगा व्हाट इज एचसी वैल्यू 19.89 इंटू 10 कितना -26 उसके बाद लैम्डा मिनिमम इज 0.12375 इंटू 10 क्या -10 लेकिन ये जो आंसर है ये आपको एनर्जी किसमें देने वाला है जूल में बराबर उसको ईवी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँ अब हाँ तो ईवी में लाने के लिए मैं 1.6 इंटू 10 क्या करूँगा -90 तो अभी ऐसा है अभी जरा रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा लॉजिकली सोचते जाएंगे ये -29 है ऊपर -26 तो ऊपर 3 तो पहुंच ही गया ईवी में ये तो पहुंच गया अब ऊपर इफ यू लुक 19.89 है नीचे इफ यू लुक व्हाट इज 16 पड़ेगा 192 कितना 192 तो 1.6 इंटू 0.12 कितना हुआ अरे एक काम करो ये 0.12 है ना 0.12 पिछले 3 नंबर छोड़ दो पिछले 3 नंबर छोड़ दो 0.12 है ना मतलब 12 10⁻2 है ना और ये 1.6 है ना मतलब 16 10⁻1 है ना 16 बदला कितना 192 10⁻2 और -3 मतलब 0.192 इसका मतलब पता है क्या हुआ मतलब 1 जा हुआ और 100 जा हुआ बराबर करेक्ट 100 और ये 10⁻3 इसका मतलब ये पता है कितना हुआ 10⁻5 हुआ मुझे पता है 10⁻5 हुआ लेकिन क्या मैं इसको 10⁻6 और साथ में 10⁻1 लिख सकता हूँ हाँ तो ये पता कितना हो गया 10⁻1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो तो जरा ऑप्शन सी हो गया डन नेक्स्ट क्वेश्चन the wavelength lambda of k alpha line of characteristic X-ray wavelength lambda of k alpha line of characteristic X-ray spectra varies with atomic number अरे Moseley's law याद है Moseley's law what is Moseley's law root of frequency is proportional to हाँ a कांस्टेंट है z माइनस बी को z बोल दो क्या फर्क पड़ने वाला है
बराबर, प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग, तो नू रूट और स्क्वायर गया तो नू इज प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, जेड स्क्वायर। यू नो, डू यू नो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो खुद वेवलेंथ को कैसा प्रोपोर्शनल होता है, इक्वेशन नंबर 2, बराबर, फ्रॉम 1 एंड 2, from equation number 1 and 2, can I write down 1 by lambda is proportional to z square? So lambda is proportional to 1 by z square. तो 1 by z square. तो ऐसा सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, मोस्टली लॉ से आया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, the potential difference applied, the potential difference applied to an X-ray tube is 5 kilovolt and the current through it is 3.2 milliampere. Current through it मतलब current through the filament cathode जो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है उसकी बात चल रही है। Then the number of electrons striking the target per second is, कैसा क्वेश्चन पूछा, number of electrons striking the target per second is। तो जरा बताओ मेरे को, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ करंट, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं मान लूं कि कैथोड में से एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो चार्ज इज ई, अगर n इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए तो चार्ज इज एन ई। और तुमको क्या पूछा है, n बाई टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट, तो जितना कैथोड से पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उतना ही तो जाके हिट करेगा ना। हाँ, तो n बाई टी इक्वल्स टू I बाई ई। हाउ मच इज I? 3.2। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10 raised to कितना, -19। ओके, श्योर श्योर, 1 एंड 2 बराबर, श्योर ना, पक्का ना, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 1 एंड 2 है ना। गलती है ना, गलती, पता है क्या गलती है, करंट मिली एम्पियर में है, करंट किसमें है, मिली एम्पियर, करंट किसमें है, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को क्या करोगे, 10⁻³ करोगे, तो 10⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +16, टोटल मिला के +16, तो 2 × 10⁻16 विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, question number 6, the wavelength of k alpha line for an electron of atomic number 43 is lambda. The wavelength of k alpha line for an element of atomic number 43 is lambda. तो जब z की वैल्यू 43 थी तो जो k alpha लाइन है 2 to 1 ट्रांजिशन जो है 2 to 1, याद रखना 2 to 1, 2 to 1 में b की वैल्यू 1 होती है, अभी बताया था। तो वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। देन द वेवलेंथ ऑफ k alpha लाइन, वापस k alpha, b की वैल्यू वापस 1, बट दिस टाइम फॉर एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29s। तो अभी मॉसलीज लॉ से वापस से स्टार्ट करते हैं। तो यू ऑलरेडी नो कि मॉसलीज लॉ जो है वो क्या था, याद है क्या, याद है क्या, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, चलो डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। इफ यू रिमेंबर, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी, बराबर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी का स्क्वायर, बराबर। तो 1 बाय लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी का स्क्वायर। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, इनवर्स रिलेशन है ना, हाँ, तो z1 माइनस बी। अच्छा मैं एक काम करूँ क्या, यहीं पे b की वैल्यू 1 लिख दूँ क्या, थोड़ा एक स्टेप बच जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, किसके लिए 1 है, फॉर विच लाइन, k अल्फा, फॉर k सीरीज 1 ही होता है ना, अभी बताया था मैंने। तो ये b की वैल्यू 1 कर देते हैं, तो z-1 माइनस 1 अपॉन z2 माइनस 1 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1, 43 माइनस 1 अपॉन 29 माइनस 1, क्या नंबर दिए है, वेरी गुड। इसका स्क्वायर 42 बाय 28 का स्क्वायर मतलब 3/2, तो 3/2 मतलब 9/4 आंसर आएगा। तो दिस इज 3/2, तो आंसर इज 9/4, तो लैम्डा 2 is 9 lambda by 4, 9 lambda by 4, option number C. Next question,
ओके, गुड क्वेश्चन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है तुमको। लेट अस सी, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एन एक्स-रे ट्यूब इज ऑपरेटिंग एट 50 किलो वोल्ट, वोल्टेज दिया है, एंड 20 मिली एम्पियर करंट, तो करंट की वैल्यू दी हुई है। द टारगेट मटेरियल ऑफ द ट्यूब हैज अ मास ऑफ 1 किलोग्राम, जो टारगेट मटेरियल है, जो भी है, मॉलिब्डेनम है, व्हाटएवर इट इज, उसका मास 1 केजी है। उसका स्पेसिफिक हीट 11th standard thermal properties of matter. You know what is specific heat? It is the amount of heat required to raise the temperature of a given amount of substance by 1 degree Celsius. The specific heat is 495 per gram per degree Celsius. बराबर, good. Then 1% of the supplied electric power, 1% of the supplied electric power is converted into X-ray. 1% converted to X-ray, and the entire remaining energy goes into hitting the target. तो जितना भी टोटल पावर सप्लाई किया था, सिर्फ 1% कन्वर्ट हुआ है इसमें, एक्सरे में। बाकी 99% जो है इट इज बेसिकली लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो जो मटेरियल है वो हीटअप भी तो होगा ना, जो टारगेट है वो हीटअप भी होगा, राइट। देन अ सुटेबल टारगेट मटेरियल मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग टेम्परेचर. A suitable target material must have low thermal conductivity. The average rate of rise of temperature of the target would be 4 degree Celsius per second. The minimum wavelength of the X-ray emitted is about 0.25 into 10 raised to minus 10 मीटर. क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हमारे पास 50 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 20 मिली एम्पियर का आपके पास आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? 50 मिली एम्पियर का करंट। यहाँ से पावर मिल जाएगा। पावर इज वी आई। तो जो पावर है, पावर सप्लाइड पावर इज बेसिकली 50 किलो और 20 मिली मतलब 10⁻³ तो 10⁻³ क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो कितना आ गया? 1000 वैट। तो व्हाट इज पावर? 1000 वैट। इसमें से सिर्फ 1% मतलब सिर्फ 10 वैट एक्सरे में कन्वर्ट हुआ। तो 99% किस में कन्वर्ट हुआ? हीट में, राइट। सिंस ओनली 1% is converted to X-rays, therefore 99% is converted to heat. ठीक है। और therefore you know power is energy upon time, हाँ कि ना? हाँ है ना? तो therefore the power associated with the heat, therefore power associated with the heat is, मैं इसको P हीट बोलता हूँ, पावर विथ हीट। पावर विथ एक्सरे इज 1%, वो 10 ही हो गया सिर्फ। तो ये कितना है? 990। कैसे निकाला? 99% ऑफ द टोटल पावर। व्हाट इज टोटल पावर? 1000। तो कितना हो गया? 99/100 परसेंटेज नंबर में आए, और ये टोटल पावर था जो सप्लाइड पावर है। तुम चाहो तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए बढ़ा रहा हूँ। ये पावर सप्लाइड है, दिस इज पावर सप्लाइड, पी सप्लाइड। जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू द करेक्ट राइट अप, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो लॉजिकली भी डायरेक्ट होता है। व्हाट इज पावर सप्लाइड? 1000। तो कितना हो गया ये? 990। तो 990 वैट ये हीट में कन्वर्ट हुआ, 10 वैट एक्सरे बना। गुड। अब आपको क्या पूछा है? देखो सबसे पहले ना ये एवरेज रेट ऑफ राइज और ये दोनों चेक कर लेना। एवरेज रेट ऑफ राइज। अब मेरे को एक बात बताओ, यू रिमेंबर दिस इज बेसिकली, इफ यू रिमेंबर heat upon time, do you remember heat equation ms delta t, chapter number 7 of 11, thermal properties of matter। but heat equation से q इक्वल टू पता है क्या होता है? ms delta t, मतलब mst। तो q by delta t क्या हो गया? ms, मतलब q by t क्या हो गया? ms। इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2। मुझे ये क्वेश्चन तो करवाना ही था क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट है। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, q by t is ms and q by t is 990। तो m by s कितना हो गया?
कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 990। वेरी गुड, बराबर सही है। ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये जरूरत क्या है इसकी, बताओ? व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दिस? तुमको दिया हुआ है ना मास, तुमको मास दिया हुआ है, यस। तुमको एस दिया हुआ है, यस। तो व्हाई आर वी डूइंग दिस? यू वांट टू चेक व्हाट यू वांट टू चेक। तुमने मुझे एक चीज, कुछ चीज गलत बताई, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। तुमने मुझे बोला एम एस डेल्टा टी, ये डेल्टा टी ये टेम्परेचर का टी होता है। हाँ हाँ, ने तो टाइम मान लिया, इधर भी इसको थीटा बोल रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ मानो तुम थीटा गए, गड़बड़ हो गई सब। तो डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस। रिमेंबर, ये एम एस क्या होता है? डेल्टा थीटा, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? Q by T equal to 990, और what is Q? ms डेल्टा थीटा बाई टी इक्वल टू कितना? 990। तुमको डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी पूछा है, तुमको पूछा है कि हर सेकंड में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम पर सेकंड? उन्होंने 4 बोला है, हमारा कितना आता है देख लेते हैं। व्हाट इज m 1 kg? हाउ मच इज दिस? 495। 495 हो रहा है ना यहाँ कहीं तो? यस 495 हो गया। डेल्टा थीटा बाई टी, तो ऑप्शन सी तो नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला पता है? क्योंकि हमको ये मिल रहा है 1 and 2। तो इसका मतलब 2 डिग्री पर सेकेंड से टेम्परेचर बढ़ रहा है टारगेट का। इट इज 2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। उन्होंने बोला है 4, तो ये नहीं आने वाला। अभी क्या चेक करेंगे फिर? मिनिमम वेवलेंथ चेक कर लेते हैं। हाउ डू यू चेक वेवलेंथ नाउ? हाउ डू यू फाइंड आउट वेवलेंथ? लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू क्या? 12375 बाय वोल्टेज। पक्का? श्योर? बाद में आंसर मत चेंज करना, पक्का ना? हाँ, कितना वोल्ट है? 50 किलो वोल्ट। 50 किलो वोल्ट है। रिमेंबर हमने आज सॉल्व किया 50 किलो वोल्ट के लिए, किया ना? अभी तो किया। तो कितना आया था? 0.25 एंगस्ट्रॉम आया था। तो 0.21 × 10⁻10 मीटर। तो सॉल्व ही नहीं करना था अगर तुमको पिछला वाला याद होता तो। आज तो किया ये, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डन। तो मैंने सिर्फ इसलिए सॉल्व करके दिया क्योंकि मुझे ये सारा तुमको प्रोसेस बताना था। गुड। So that is the end of X-ray part of this chapter.